हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैं शिखा अग्रवाल आपको थर्ड ईयर में फ़र्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, एसिड एंड बेसिस, और एक है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब होता है उप सह संयोजक यौगिक। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है, और वो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे किसी कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड होते हैं, किसी में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और कुछ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कैटेगरीज में रखते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब उप सहसंयोजक बंध, जिसमें कि एक एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए जाते हैं। इसमें एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, और इसी के बेस पर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। जनरली ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, लार्ज कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। ये 2 स्पीशीज़ से मिलकर बने होते हैं। एक होती है इसमें मेटल और दूसरा इसमें लिगेंड। मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, और मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी मेटल होती है, मेटल के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट p या d ऑर्बिटल्स होते हैं। उन वैकेंट ऑर्बिटल्स में ये इजीली किसी से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन मेटल जिससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसे हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड ऐसी स्पीशीज़ होती है जिनके पास लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होते हैं। ये जो इनके पास लॉन पेयर होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ये मेटल के वैकेंट d ऑर्बिटल्स में डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इसमें मेटल और लिगेंड जो होते हैं आपस में नहीं, सॉरी, इसमें लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मेटल की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसमें जो हमारी एरो की डायरेक्शन होती है वो लिगेंड टू मेटल होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर बता रखा है। हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कॉपर और अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, तो कॉपर के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जहाँ पर अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल को प्रोवाइड करता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब किसी भी मेटल के चारों तरफ कितने लिगेंड जुड़ेंगे ये डिपेंड करता है लिगेंड की धातु के EAN नंबर पर, कि किसी भी धातु के सराउंडिंग्स में कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट रहेंगे। EAN क्या होता है? EAN जो होता है ये होता है हमारा इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसे हम प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। एक्चुअल में धातु आयन के चारों तरफ कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को सीज़विक ने EAN नाम दिया है। कोई भी मेटल आयन है उसके चारों तरफ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसे सीज़विक ने इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कहा है। अब ये इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो कैसे निकाला जाता है? किसी भी मेटल आयन के जो कुल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके बाद आने वाली नोबल गैस के एलिमेंट के बराबर उसमें इलेक्ट्रॉन
होने के लिए हमें उसमें जितने लिगेंड जोड़ने की आवश्यकता होती है उतने हम उसमें लिगेंड को जोड़ देते हैं। देखिए, इसे हम इस एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, इससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं CONH3 6+3 का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। CO जो है यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हम देखते हैं कि इसका EN नंबर क्या होगा। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। यहाँ पर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो 24 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब कोबाल्ट के बाद नेक्स्ट जो नोबल गैस आती है वो आती है हमारा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। अतः कोबाल्ट के चारों तरफ जो है वो इस नोबल गैस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मीन्स इसमें इस कोबाल्ट के चारों तरफ 36 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होने चाहिए। अब 36 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए इसे अभी 12 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। 12 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। सो कोबाल्ट क्या करेगा, 6 लिगेंड मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा। एक लिगेंड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो 6 अगर लिगेंड उसके चारों तरफ जुड़ जाएंगे तो वो 12 इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देगा। तो उसके चारों तरफ जो होगा वो निष्क्रिय गैस विन्यास को वो प्राप्त कर लेगा और उससे उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका EN नंबर निकाला जाता है। ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो इसी बेस पर बनते हैं, EN नंबर के बेस पर, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजक संख्या। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें हमने देखा है कि मेटल आयन के चारों तरफ नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े रहते हैं। तो कोई भी मेटल आयन अपने चारों तरफ जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ जुड़ा होता है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। ये देखिए, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम EN नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं K4FeCN6। आयरन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर है हमारा 26 और यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो यहाँ पर अब इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। 24 इलेक्ट्रॉन्स तो आयरन के हो गए और 6 यहाँ पर लिगेंड हो गए, तो टोटल हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो 24 और 12 मिलकर हो गए 36 इलेक्ट्रॉन, जो कि इसका EN नंबर हो जाता है। अब यहाँ पर इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। तो आयरन जो है वो 6 CN लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 6। किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को या कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हमें उसकी ऑर्बिटल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। कोई भी मेटल होता है तो उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं और उसी के बेस पर उसके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं ये अलग अलग आकृति के होते हैं। इन्हें इनकी आकृति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है हमारा T2G और दूसरा है हमारा EG। T2G में फर्दर 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, dxy, dyz और dzx। इन d ऑर्बिटल्स की जो लॉब होती है वो एक्सिस के बीच में रहती है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं, जैसे xy एक्सिस के बीच में होंगे। और EG जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें इनकी जो लॉब होती है वो एक्सिस के साथ होती है। इट मीन्स इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ऑन दी एक्सिस होते हैं, अलोंग दी एक्सिस होते हैं। इनमें 2 ऑर्बिटल आते हैं, dx2y2 और dz²। इनकी शेप हम देखते हैं। यहाँ पर ऊपर हमने T2G ऑर्बिटल्स बना रखे हैं। यहाँ पे देखिए y और z जो ऑर्बिटल है वो y और z एक्सिस के बीच में बने हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर dxz, dxy इस टाइप के ऑर्बिटल्स बने हुए हैं और अलोंग दी एक्सिस जो होते हैं उनमें dx2y2 dz² ऑर्बिटल्स यहाँ पर बना रखे हैं।
सिज़विक ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को उनकी स्टेबिलिटी, मेटल लिगेंड बॉन्ड नेचर के बेसिस पर, उनकी ज्योमेट्री के बेसिस पर, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए उन्होंने 2 प्रिंसिपल्स हमें दिए थे, जिनके बेस पर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को समझ सकते हैं। फर्स्ट बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम वीबीटी कहते हैं, और नेक्स्ट बताया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम सीएफटी कहते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जनरल इंट्रोडक्शन स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे।